सुप्रीम कोर्ट कल सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच को लेकर फैसला सुनाएगा। इस फैसले में तय होगा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस केस से जुड़े सभी पक्षों को 13 अगस्त तक उनकी लिखित दलील जमा कराने के लिए कहा था। इस केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने बयान जारी करके सफाई दी है। रिया ने कहा, उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं और कोई भी एजेंसी जांच करे वो तैयार है। सीबीआई इसलिए भी शायद जजमेंट का वेट कर रहा है कि फुल पुलिस से कोऑपरेशन मिले और उनसे सारे कागजात मिले, सारे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट मिले, जो भी इंक्वेस्ट की उनकी इंक्वायरी है उस इंक्वेस्ट की इंक्वायरी का सारा प्रोसीडिंग मिले। इस बात के लिए सीबीआई और इसी का डिले का वो फायदा उठा कर रही है और चाह रही है इस तरह के स्टेटमेंट देकर करके सहानुभूति लेना पब्लिक का। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सुशांत केस के गवाहों को धमकाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह की हरकत मुंबई पुलिस कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी कोशिश कर ले मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देश दिला के रहेगा, उसको इंसाफ मिलेगा, ये हम सबका विश्वास है। 65 दिन पहले 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता ने रिया पर साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, इसलिए रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की प्रायोजित साजिश का पर्दाफाश किया है। राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। राहुल गांधी ने मजाक बनाया उसका कि ताली बजाने से क्या होगा। जब लॉकडाउन आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉकडाउन से क्या होगा। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को झटका है। वोटरों के प्रति शासकों की जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए दुखद दिन है और पीएम केयर्स फंड पर जवाब मांगने का मौका अदालत ने गंवाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा, पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल और उनके सहयोगियों की दुर्भावना और द्वेषपूर्ण कोशिशों को तगड़ा झटका है। फेसबुक हेट स्पीच विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता कानून पर सोनिया गांधी और पीएम को लेकर राहुल गांधी के बयानों को पढ़कर पूछा कि ये हेट स्पीच है या नहीं। हेट स्पीच की बात है तो आज मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो 2 उदाहरण देना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। ये हेट स्पीच है या नहीं? रविशंकर प्रसाद ने कहा, जनता के मंच पर सभी को बात रखने का हक है, लेकिन कुछ लोग सत्ता से बाहर होते हुए भी मंच पर एकाधिकार चाहते हैं। हेट स्पीच मामले में ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की है। इस चिट्ठी को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर अब कहीं दंगे हुए तो सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली ट्रिब्यूनल के जरिए की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ और मेरठ में 2 ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा और इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। योगी सरकार ने दंगों में संपत्ति नुकसान से जुड़ा अध्यादेश मार्च में जारी किया था। ट्रिब्यूनल में वो लोग मुआवजा मांग सकेंगे जिनकी संपत्ति का नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा में नुकसान हुआ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित कर दिया है, जिसके बाद मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि परिवर्तन शुरू हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश की गई थी।
कोरोना महामारी के कारण देश में होने वाले चुनाव पर चुनाव आयोग 3 दिन में गाइडलाइंस जारी करेगा। चुनाव आयोग ने आज बैठक में चुनावी प्रक्रिया पर सभी राजनीतिक दलों के सुझावों पर चर्चा की। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के सुझाव पर भी चुनाव आयोग ने विचार किया। चुनाव की गाइडलाइंस बनने के बाद इसे लागू करने की जिम्मेदारी सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की होगी। इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य स्थिर है। एम्स के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक है और वो अस्पताल से ही अपना काम कर रहे हैं। कल रात ही उन्हें थकान और बदन दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। 14 अगस्त को ही अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद वो होम आइसोलेशन में गृह मंत्रालय से जुड़े काम कर रहे थे। देश में पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 57,584 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटे में संक्रमण के 55,079 नए केस आए हैं और 876 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 27,02,742 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 19,77,779 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 73.17% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 51,797 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर रोज करीब 9 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। इतनी भारी संख्या में टेस्ट करने के बावजूद जो हमारा एवरेज दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घट रहा है। देश में जिन 3 कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल जारी है, उनमें से एक वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अगले रिजल्ट आएंगे जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है।